आज हम उस भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, वो भाषा जिससे वैज्ञानिक हमारी पूरी दुनिया को बनाते हैं, उसे समझते हैं। और वो भाषा है केमिस्ट्री। जी हाँ, रसायन शास्त्र। जरा सोच कर देखिए, जो दवाइयाँ हम खाते हैं या हमारे फ़ोन में जो मटेरियल लगा है, ये सब असल में केमिस्ट्री ही तो है। सीधे शब्दों में कहें तो ये चीज़ों का विज्ञान है, और इस बात का विज्ञान है कि वो चीज़ें बदलती कैसे हैं। और देखिए, ये कोई सिर्फ किताबों वाली साइंस नहीं है, ये तो सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करती है। चाहे वो कैंसर से लड़ने वाली दवाइयां हों या फिर पर्यावरण को बचाने वाले सॉल्यूशंस, ये सब कुछ केमिस्ट्री की ही तो देन है। पर सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक यूनिवर्स के इन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को इतने परफेक्शन के साथ कंट्रोल कर कैसे लेते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले एक कॉमन भाषा की जरूरत थी। एक ऐसी भाषा जिससे दुनिया की किसी भी चीज को कहीं भी नापा, तौला और गिना जा सके। तो चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला कदम है दुनिया में मौजूद चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, उन्हें क्लासिफाई करना। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से। सीधे सीधे कहें तो मैटर यानी पदार्थ वो हर चीज़ है जिसका कोई वजन हो और जो जगह घेरती हो। हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये किताब, पानी, यहाँ तक कि हवा भी, ये सब मैटर है। अब केमिस्ट क्या करते हैं, वो सबसे पहले इस मैटर को 3 जानी पहचानी स्टेट्स या अवस्थाओं में बांटते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये बंटवारा इस आधार पर होता है कि उसके सबसे छोटे कण यानी पार्टिकल्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इसके बाद एक और बड़ा फर्क किया जाता है। क्या कोई चीज एक प्योर सब्सटेंस है, मतलब उसकी एक फिक्स्ड पहचान है, जैसे कि मान लीजिए बिल्कुल साफ पानी, या फिर वो एक मिक्सचर है, मतलब कई अलग अलग चीजों का घोल, जैसे कि हवा जिसमें हम सब सांस लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि एक बार जब चीज़ों को क्लासिफाई कर लिया तो उनके बारे में बात कैसे की जाए, मतलब ऐसी बात जो दुनिया में कोई भी कहीं भी समझ सके। और यहीं पर ज़रूरत महसूस हुई एक यूनिवर्सल सिस्टम की, एक यूनिवर्सल भाषा की। ये मज़ेदार बात है कि सदियों तक वैज्ञानिकों के पास कोई एक कॉमन स्टैंडर्ड था ही नहीं। सब अपने अपने हिसाब से नाप तौल करती थी, जिससे बहुत कन्फ्यूजन होता था। लेकिन फिर 1960 में सब कुछ बदल गया, जब माप तौल के लिए एक इंटरनेशनल, एक ग्लोबल सिस्टम बनाया गया, जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। और ये जो सिस्टम है, उसकी नींव को ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है। ये है वो 7 बेस यूनिट्स। इन्हीं 7 यूनिट से सब कुछ नापा जाता है, एक कमरे की लंबाई से लेकर किसी केमिकल की मात्रा तक। और हाँ, ये स्टैंडर्ड्स कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये बहुत ही सटीक होते हैं। आपको पता है, एक जमाने में 1 किलोग्राम का वजन फ्रांस में रखे प्लैटिनम इरिडियम के एक सिलेंडर से तय होता था। सोचिए, एक असली ऑब्जेक्ट जो पूरी दुनिया के लिए बेंचमार्क था। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिमाग घुमा देने वाली चुनौती पर। ठीक है, चीजों को क्लासिफाई कर लिया, उन्हें नाप भी लिया, पर वैज्ञानिक उन चीजों को गिनते कैसे हैं जो इतनी ज्यादा छोटी हैं कि दिखाई तक नहीं देती, जैसे कि एटम्स। जाहिर सी बात है, एक एक एटम को उठाकर तराजू पर तो रखा नहीं जा सकता, तो फिर गिनती होगी कैसे? इसके लिए साइंटिस्ट को एक बहुत ही क्लेवर तरीका निकालना पड़ा। उन्होंने खास यूनिट बनाई। इसे एक तरह से केमिस्ट की दर्जन समझ सकते हैं। जैसे एक दर्जन का मतलब हमेशा 12 होता है, चाहे वो केले हों या अंडे। वैसे ही केमिस्ट की ये यूनिट भी हमेशा एक बहुत ही खास और एक बहुत बड़े नंबर को दिखाती है। अब जरा इस नंबर के स्केल को देखिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये इतना बड़ा है कि ये एक पुल की तरह काम करता है। किस किस के बीच? एटम्स की उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के बीच जिसे हम देख नहीं सकते, और हमारी इस मैक्रोस्कोपिक दुनिया के बीच जिसे हम नाप तौल सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं द मोल। ये हमारी 7वीं बेस एसआई यूनिट है, और इसी के वजह से ये बिल्कुल मुमकिन हो जाता है कि केमिस्ट्स सिर्फ किसी चीज का वजन करके ही उसके अंदर के एटम्स को गिन लें। है ना कमाल का आइडिया? तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। ये जो 3 स्टेप का लॉजिक है, पहले चीज़ों को क्लासिफाई करना, फिर उन्हें स्टैंडर्ड यूनिट्स में नापना, और फिर मोल का इस्तेमाल करके उनके एटम्स को गिनना, यही वो बुनियाद है जिस पर आज की पूरी मॉडर्न केमिस्ट्री खड़ी है। इसी यूनिवर्सल भाषा को इस्तेमाल करके, इसी पर मास्टरी हासिल करके केमिस्ट्स मैटर के उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को
इतने सटीक तरीके से बदल पाते हैं जिनसे वो सारी कमाल की चीजें बनती हैं जिनकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये जो सिस्टमैटिक अप्रोच है ये एक बहुत पावरफुल टूल है। और अब असली सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ियां इस शक्तिशाली भाषा का इस्तेमाल दुनिया के बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए कैसे करेंगी, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों को मैनेज करना या फिर नए मटेरियल खोजना।